गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। राइट, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये जो हमारा लेक्चर 9 है, राइट, लेट मी टेल यू, दिस इज आवर लेक्चर 9 फॉर पेड बैच ध्रुव। राइट, और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 9, यानी कि हम स्टार्ट कर चुके हैं 1 मई से, राइट। और नेक्स्ट 120 डेज, राइट, यानी कि 31 अगस्त तक हम रोज दिन क्या कर रहे होंगे सर एंड मैम? रोज दिन आप जरा याद रखेंगे, हम यही कर रहे होंगे। AIR 1 जितना एफर्ट्स, बात खत्म, राइट। तो कल लेक्चर 9 था और उसमें जो वेदर प्रॉब्लम आया था, यानी कि नेटवर्क प्रॉब्लम आया था, मानसून एज यू नो इज अबाउट टू हिट इन जून, राइट, ऑल ओवर इंडिया। So that is why we face some glitches. Now, when you face some problem, what happens? Now, you have two choices. Either stand there and cry about it, that, oh, why I faced the problem, why me, right? Or you have choice to solve and figure it out, right? Let me show you something. And we'll be starting soon. Let me show you something. You can read all of this, that what it takes. Just for a moment, pause the video and read this. And when you are done, then continue with the video. Okay. Now, let me take you back. Also, this is a recorded class. We faced issue due to bad weather. However, I will record the class and you will not miss it. The lesson I want you to learn is that in life, you're bound to face challenges and your plans can get stuck. But you should never get stuck. Plans can get stuck, I repeat, sir and ma'am, but you should never get stuck. Think of alternate solutions. If not this, then that. If not this way, then that way. Something is better than nothing, always. Don't complain, always find a way to move forward. A river never complains. Even a river hits a mountain blocks its path. What happens? A river, rather by its mere force and sheer metal, it cuts through the mountain. It takes the side path, but she never stops. So no class will be missed, ladies and gentlemen, for the next 110 days. That is, one thing that I can guarantee you for sure. If not live, if things happen that live class gets stuck due to weather or whatever issue is there, but then I will record the class and it will be available with you in the recording format. You need to be consistent more than me, right? And so no class will be missed. Apart from this, if it happens that some days I have to take a break, I'll record the class in advance, all the lectures, and it will be still available on your dashboard, right? Now let us start. Start karte hain, right? I hope I am audible to you all, right? आज हम पढ़ेंगे, पर मैं अकेला पढ़ूंगा और आप इसको रिकॉर्डिंग में देखेंगे। सो लेट मी टेल यू द एजेंडा फॉर द डे। हम जो एनडीए का ऑफिशियल सिलेबस है उसके थ्रू ये जो पूरा टॉपिक है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमारा जो टॉपिक है ये है हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वाला जो टॉपिक। हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपको यहाँ पर याद आना चाहिए, जब मैं बोलूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आपको याद आता है। अगर मैं आपको 5 लिख दूँ तो आप बोलेंगे सर याद आता है, बिल्कुल, कि ये जो मैट्रिक्स है इसको हम बोलते हैं कौन सा मैट्रिक्स? सिंगल्टन मैट्रिक्स। इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और बोलिए, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी तो बोल सकते हैं। इसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, राइट। क्या हम इसको रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम इसको कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं? बिल्कुल, राइट। तो ऑल ऑफ दीज मैट्रिक्स वी कैन से। ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आपको सोचना होगा सर, थिंक करना होगा, और वो भी कैसे? मल्टी डायमेंशनली, राइट। ये सारी बातें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आप अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मिस किया है तो प्लीज़ उसको देखिए, राइट, है ना। डू नॉट डू दोज काइंड ऑफ ड्रामा कि मेरा बैकलॉग हो गया ये वो, राइट। आई गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस, दे सेड कि सर मैंने फर्स्ट लेक्चर देखा बट मेरे से DAQ सॉल्व नहीं हुआ। यार, फर्स्ट लेक्चर से DAQ रिलेटेड नहीं है। एक कॉन्सेप्ट पूरा सिखाने के बाद DAQ 1 आता है, राइट। वो मेरे पे डिपेंड करता है। आप क्लास मिस करोगे फिर सोचोगे कि फर्स्ट लेक्चर देखूंगा उसके बाद DAQ समझ में आ जाएगा, देन इट इज़ योर फॉल्ट, राइट। देन वॉच द lectures as much as you can till you get the DAQ right. Okay, but everything I promise you have already been covered in the video and people have solved the DAQ, right? So if the concept is not included in the first video, watch the second, watch the third, and then see. When you learn the concept, then come and attempt, okay, the question. Try to be regular. Types of matrices में आपको याद कर लेना। ऑपरेशन एंड मैट्रिसेस में मैंने आपको एडिशन के बारे में बताया था, सब्ट्रैक्शन के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट कुछ क्लासेस में हमने साथ में सीखा था, वो था मल्टीप्लिकेशन को लेके, CR रूल को लेके, ऑलराइट। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट पे गए थे। डिटर्मिनेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि सर जो डिटर्मिनेंट होता है हमारा,
वो एक रियल नंबर देता है हमें। ओके, तो डिटर्मिनेंट इज बेसिकली नथिंग बट अ फंक्शन, राइट, विच ईट्स मैट्रिसेस एंड इट गिव्स के। ओके, इट विल गिव यू के। सो इट कैन बी सी, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, चैप्टर नंबर 4 है हमारा। जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे इसके स्टार्टिंग में, तब मैंने आपको मशीन के बारे में, फंक्शन के बारे में और डिटर्मिनेंट के बिहेवियर के बारे में समझाया था कि डिटर्मिनेंट किस तरह से एक मशीन के तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है, इट इज़ अ मशीन, राइट। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एम टू के इज डिफाइंड एज एफ ए के, फिर ए बिलोंग्स टू एम, जहाँ ये आपका ये एम है, ये कौन सा सेट होता है, ये होता है सर मैट्रिक्स का सेट, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का। आपको ऑलरेडी क्या सिखाया गया है कि डिटर्मिनेंट एक मशीन होता है सर, जो कि मशीन क्या करता है, जो मैट्रिक्स खाता है और आंसर क्या देता है, आंसर आपका दोनों चीज दे सकता है। आंसर आपका रियल भी दे सकता है और कॉम्प्लेक्स, यानी कि रियल आंसर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स। तो इसको जरा हम याद रखेंगे, ऑल राइट। ओके, और इसके अलावा हम आगे बात कर चुके हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे, राइट। उसके बाद एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में हम 6 प्रॉपर्टी पर बात कर चुके हैं। टोटल कितने प्रॉपर्टी पर, 6 प्रॉपर्टी पर। उसके बाद जो है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, राइट। एडजॉइंट क्या होता है, आपको बहुत सारा फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1। आज आपका एक एफएसटी होगा, राइट, और डीएक्यू भी होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। एप्लीकेशंस, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये जो लास्ट टॉपिक है इसको हम पढ़ चुके थे कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का सर हमारे पास 2 तरीका है, एक है क्रेमर्स रूल और एक है हमारे पास मैट्रिक्स मेथड, राइट। तो क्रेमर्स रूल पर तो क्लैरिटी हमारे पास था, एक बार मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ। आज हम बात करेंगे और क्लैरिटी के साथ कि आखिर मैट्रिक्स मेथड जो है, जो हमारा एडजॉइंट ए इंटू बी वाला मेथड है, वो कैसे काम करता है, राइट। एक बार पहले सर एंड मैम हम पहले पढ़ लेते हैं क्रेमर्स रूल को, रिवाइज कर लेते हैं, एंड देन वी विल मूव एंड टॉक अबाउट द मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। आई एम शोइंग यू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप ध्यान से देखिए। ये आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जहाँ पर आपको क्या लिखा है, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। उसके बाद क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। फिर क्या लिखा है, x माइनस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 4, ये लिखा है। अब आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है। डिटर्मिनेंट कैसे फॉर्म होगा, जो x के आगे लिखा है 2, y के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और z के आगे -1, इसको यहाँ पर आप लिख लीजिए। उसके बाद जो दूसरा वाला आपका इक्वेशन है उसमें से आप 1 1 और 1 लिख लीजिए, और तीसरा वाला जो इक्वेशन है उसमें से आप 1 -2 और -3 लिख लीजिए, और यहाँ से आपको डेल्टा आ जाएगा, और इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लीजिए तो ये 2 आ जाएगा आपका, सॉरी नॉट 2, यहाँ लास्ट में इसका आंसर आ रहा है 5 आ जाएगा, राइट। सो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। सो जब आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तभी हम क्रेमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं, एंड द सिस्टम जो है कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 वी कैन अप्लाई क्रेमर्स रूल एंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पिछले क्लास में मैंने आपको ये भी दिखाया था, ठीक है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे ही आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, यू कैन डायरेक्टली से कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, ओके। अब आपको क्वेश्चन में पूछेगा, राइट, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि कैसा सॉल्यूशन होगा इसका, राइट। आई हैव ऑलरेडी शोन यू द पीवाईक्यूज, राइट। एनडीए 1 2023 का पीवाईक्यू था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपसे पूछा जाएगा एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देके कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, राइट, इनफाइनाइटली मैनी होगा। रुको मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। ये आपको स्क्रीन पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दिख रहा है, राइट। तो यही क्वेश्चन है आपका। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, ये और ये, और इसमें आपको बताना होगा कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनाइटली मैनी है, क्या है, राइट। ये आपको बताना होगा क्या ये एग्जैक्टली इसका 3 सॉल्यूशन है। तो आपको पता है कि टोटल हमारा केस क्या होता है, एक तो होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला केस होता है, ओके। यूनिक सॉल्यूशन में आपको x का एक वैल्यू निकलता है, y का एक वैल्यू निकलता है और z का एक वैल्यू निकलता है। मतलब एक नहीं, कुछ भी निकल सकता है, 1 2 3, मतलब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। उसके बाद इन्फिनाइटली मैनी तो यानी कि बहुत सारा निकलेगा, नो आपका ये एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन जैसा तो कोई केस होता नहीं, राइट। यानी कि इसी तीनों में से कोई आंसर होगा आपका ए बी सी में से। तो इसको आप डिसाइड कैसे करेंगे, तो इसको डिसाइड करने के लिए आप क्रेमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्रेमर्स रूल के साथ दिक्कत क्या है कि आप इसको तब अप्लाई कर सकते हैं
जब आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आए, और उस केस में हमारा कैसा सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। बाकी अगर आप क्रेमर्स रूल अप्लाई करते हैं तो थोड़ा एरर आ सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आता भी है, उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसके आगे 1 है तो आप लिखेंगे 1, फिर आप लिखेंगे 2, फिर आप लिखेंगे 1, फिर आप यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ये लिखेंगे आप 2 फिर 4 फिर 2। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 3 6 3, 3 6 3। अगर आप देखेंगे तो इसका कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 आइडेंटिकल है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं, मतलब अब आंसर बी या सी में से कुछ होगा। ओके, तो अब यहाँ पर अगर आप क्रेमर्स रूल को आगे पढ़ेंगे तो क्रेमर्स रूल के स्टेटमेंट में कहा जाता है कि अगर डिटर्मिनेंट आपका एक बार को 0 आ जाए तो आपको तो पहले ये सब निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है, इसको डेल्टा एक्स कर लीजिए, इसको डेल्टा वाई कर लीजिए, और इसको डेल्टा जेड कर लीजिए। एक्स का वैल्यू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा होता है, वाई का वैल्यू डेल्टा वाई बाई डेल्टा, जेड का वैल्यू डेल्टा जेड बाई डेल्टा। अब मैं आपको एक एक बार बता देता हूँ कि आखिर डेल्टा, आपको ये तो समझ में आ गया कि डेल्टा क्या होता है, राइट, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा वाई क्या होता है, और डेल्टा जेड क्या होता है। ऑलराइट, सो प्लीज़ पे अटेंशन। तो यहाँ पर देखिए आपको डेल्टा निकल गया था और ये डिटर्मिनेंट था। अब डेल्टा एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है आपका, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है, इसको आपको कांस्टेंट वैल्यू जो उस साइड आपको मिल रहा है इक्वल टू के उस साइड, राइट, उससे रिप्लेस कर देना है। जैसे यहाँ पे आपका 3 है, इस साइड आपका 1 है, और यहाँ पे आपका क्या है, 4 है, तो इससे आपको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है फर्स्ट कॉलम को, और बाकी दोनों को आप सेम रखेंगे। देखो फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया गया है, ये देखो ये फर्स्ट कॉलम 2 1 1 था, और यहाँ पर अब क्या है 3 1 4 है, और बाकी दोनों जो है सेम रखा गया है, बाकी दोनों क्या रखा गया है, सेम रखा गया है। ऑलराइट, तो यहाँ से आपको डेल्टा एक्स आ जाएगा, यहाँ डेल्टा मिसिंग है, एक्स के आगे डेल्टा का साइन लगा लीजिएगा, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू 10 आ जाएगा। इसी तरह से अब डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, तो डेल्टा वाई निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट कॉलम है और ये जो आपका थर्ड कॉलम है, इसको तो कुछ मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए, और आप सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए इस कॉन्स्टेंट से 3 1 4 से ही। इसी तरह से आपका डेल्टा वाई आ जाएगा अगर आप सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे, और इसी तरह से आपका डेल्टा जेड भी आ जाएगा अगर आप थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे, तो डेल्टा जेड 0 आ जाएगा। अब आप एक्स वाई और जेड निकाल लीजिएगा, तो एक्स डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, ऐसे करके आपको यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन दिक्कत कब आता है, आपको तो ये निकल गया, अब दिक्कत क्या है यहाँ पर कि अगर आपका डेल्टा 0 आ जाए तब इसमें दिक्कत आता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी हम पी वाई क्यू कर रहे थे, राइट, लेट मी शो यू द पी वाई क्यू। यहाँ पर आपका डेल्टा 0 आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, तो अब तो प्रोसीजर ये है कि डेल्टा 0 आ गया, तब आप डेल्टा एक्स निकालिए, डेल्टा वाई निकालिए, और डेल्टा जेड निकालिए, है ना। अगर उसमें से कोई एक भी आपका नॉन जीरो आ जाए, क्या आ जाए, नॉन जीरो, तो आपका गिवन सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और नो सॉल्यूशन होगा। तो देखिए, लेकिन आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आपका एनडीए का पी वाई क्यू है, ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर आप निकाल के खुद देखिए, डेल्टा एक्स भी 0 आएगा, आप अगर आप निकालेंगे तो डेल्टा वाई भी 0 आएगा और डेल्टा जेड भी 0 आएगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं, जैसे अभी डेल्टा एक्स लिखना बताया आपको क्रेमर्स रूल में, वैसे निकाल के देखिए, तीनों 0 आएगा। तो तीनों 0 आ गया, तो आप क्या सोचेंगे कि सर आपने बताया कि तीनों 0 आ रहा है, तो एक भी तो नॉन जीरो ने आया, ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा, तीनों ही 0 आ रहा है। तो अगर तीनों 0 आया तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा एंड डिपेंडेंट हो जाएगा, एंड हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और हो सकता है कि सिस्टम को क्या हो जाए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब यहाँ पर ट्रिक है कि कह रहा है कि सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा और डिपेंडेंट होगा, राइट, यानी कि किसी दूसरे वेरिएबल पे, पैरामीटर पे, के पे डिपेंड करेगा, है ना, मतलब एक्स का आंसर भी के में आएगा, वाई का आंसर भी के टर्म्स में आएगा, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन सिस्टम का एग्जिस्ट करेगा, ऐसा लिखा आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ट्रिक आता है कि अगर आप इसमें सॉल्व करोगे, इसमें ये एनडीए का मैं आपको बता देता हूँ कौन सा सेट है, आप चेक कर लेना। एनडीए 1 2023 का ये आपका सवाल है, ये सेट नंबर ए का क्वेश्चन है, और आंसर की से मैच करना, इसका सॉल्यूशन सी आ रहा है, राइट, नो सॉल्यूशन। ओके, तो आप सोचो यूपीएससी कोई भी आंसर की जो रिलीज करेगा, राइट, वो बहुत थॉट प्रोसेस के बाद रिलीज करेगा, क्योंकि उनके पास पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप तो ये सोच लोगे कि क्रेमर्स रूल से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, लेकिन क्या आपने एक बार को चेक किया कि सच में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकालना पॉसिबल भी है कि नहीं। तो अगर इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर आप क्रेमर्स रूल लगाएंगे तो आप स्टक हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि क्रेमर्स रूल आप तभी अप्लाई करिए जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आए और यूनिक सॉल्यूशन आए, बस। बाकी हर मेथड में अप्लाई करने के लिए, चेक करने के लिए आप ये मेथड अप्लाई करिए, मैट्रिक्स मेथड, जो कि एनडीए के ऑफिशियल सिलेबस में भी मेंशन्ड है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैट्रिक्स मेथड भी मेंशन्ड है। तो यूनिक सॉल्यूशन में हम अप्लाई करेंगे क्रेमर्स रूल, और बाकी हर जगह जो है हम अप्लाई करेंगे अपना मैट्रिक्स मेथड। ऑलराइट,
तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आखिर मैट्रिक्स मेथड कैसे काम करता है। बिल्कुल ही ध्यान से आप सुनेंगे, राइट? सब लोग मेरी बात को एकदम ध्यान से नोट करेंगे कि आखिर कैसे इसका नो सॉल्यूशन आ गया। भैया हम क्रेमर्स रूल लगा रहे हैं, क्रेमर्स रूल लगाने से तो सर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहा है। तो वही फ्लॉ है कि आपने चेक क्यों नहीं किया कि इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, पर निकल रहा है क्या इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर उसमें भी दिक्कत आ जाए तो नो सॉल्यूशन होगा। तो उसी के लिए हमें मैट्रिक्स मेथड सीखना होगा। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू द मैट्रिक्स मेथड। ओके, उसके लिए आप ऑफिशियली देखिए, हर सोर्स में आपका अलग अलग जानकारी दिया होगा, लेकिन आप एनसीईआरटी के सोर्सेज को रेफर करिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का जो सोर्स है पूरा थरो रिसर्च के बाद बनाया जाता है, राइट? सो लेट मी शो यू कि एनसीईआरटी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो ये तो आपको पता है कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। अगर इसका सॉल्यूशन एक या एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करे तो कंसिस्टेंट कब कब होगा? या तो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस हो तब हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस हो तब हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, लेकिन नो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ तो इसने क्लियरली लिख दिया कि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसमें यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। एग्जाम में ऐसा थोड़ी आएगा। तो ये क्वेश्चन आप देखो, सबसे पहला बात मैं आपको कुछ चीज़ें मैट्रिक्स मेथड के बारे में बता देता हूँ कि मैट्रिक्स मेथड कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा, जैसे कि मैं आपको शो करवा देता हूँ कि देखो, जैसे मान लो ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, ए 1 2 3, तीन इक्वेशन। आपको तीन मैट्रिक्स बनाना है। ए एक्स इजिकल टू बी आप याद रखेंगे, ए एक्स इजिकल टू बी। सबसे पहले आप ए लिखेंगे तो ए आपका कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा, यहाँ 3 है, यहाँ -2, यहाँ 3, इसको आप लिख लेंगे। फिर आपका 2 1 -1, फिर 4 -3 2, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद आप एक्स वाला मैट्रिक्स में आएंगे। तो एक्स वाला मैट्रिक्स क्या होता है? ये आपका वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है। तो इसमें वेरिएबल कितना कितना है? एक्स है, वाई है, जेड है, तो इसको सीधा लिख दीजिए वर्टिकली। उसके बाद बी जो आपका मैट्रिक्स है वो है 8 1 4, तो बी को भी आप ऐसे लिख दीजिए। अब सिंपल सा बात है, अगर आप ए को एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इस दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे, तो आपको गुना करने सिखाया था कि इसका ऑर्डर कितना है 3x3, और इसका ऑर्डर कितना है 3 रो 1 कॉलम। सीआर रूल सिखाया था कि पहला का कॉलम दूसरा का रो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई हो भी जाएगा और नया ऑर्डर क्या आएगा? 3x1, यानी कि 3 रो 1 कॉलम का नया ऑर्डर आएगा। मतलब कुछ ऐसा दिखेगा आपका मैट्रिक्स 3x1। यहाँ पे एक एंट्री होगा, यहाँ पे एक एंट्री, यहाँ पे एक एंट्री, और बी में भी वैसा ही है, राइट? 8 1 4, तो आप कंपेयर कर लेंगे, है ना? इसका वैल्यू आपको निकल जाएगा यहाँ से। तो ये ए एक्स बराबर बी आपको समझ में आ गया होगा। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल समझ में हमारे आ गया है। अब आगे अगर हम बात करेंगे तो अब सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकाल के देखना है। तो डिटर्मिनेंट इसका निकाल लीजिए। इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है -17, यानी कि खत्म बात। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया मतलब इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। एक और एक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब एक्स की एक वैल्यू आएगी, वाई की एक वैल्यू आएगी और जेड की एक वैल्यू आएगी, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। और इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है कि एक्स का फॉर्मूला आपका होता है, जैसे ए एक्स बराबर बी है तो एक्स बराबर होता है आपका ए इनवर्स बी, राइट? एक्स आपका हो गया ए इनवर्स बी। तो अब यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, आपको बस ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे आएगा? तो वो होगा आपका 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपको अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। वो कैसे होता है? वो होता है आपका कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो पहले आप कोफैक्टर्स निकालिए और उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। तो कोफैक्टर्स आपको ऑलरेडी निकालने सिखाया गया था आपको, तो A11 A12 कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं? आप बोलेंगे कि सर कोफैक्टर्स को निकालने के लिए जैसे 3 का कोफैक्टर सर हम निकालेंगे तो A11 कह के निकालेंगे, A11 कैपिटल A11। तो 3 से शुरू होने वाले रो को और 3 से शुरू होने वाले कॉलम को सर हम हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद आएगा 1 -1 -3 और 2। जब अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -3 इंटू -1, तो ये 3 आएगा। तो 2 -3 ये -1 आएगा, तो A11 -1 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि A12 क्या आएगा, पहला रो दूसरा कॉलम, तो आप यही बात 2 से शुरू होने वाले रो और कॉलम के लिए भी करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे आप? 2 से शुरू होने वाले रो को और कॉलम को हाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा 2 4 -1 और 2। अब अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 और माइनस, और यहाँ पे -4, ये आपका 8 आएगा। लेकिन यहाँ पर कहानी में क्या ट्विस्ट है कि अगर आप नॉन डायगोनल लोकेशंस पे रहते हैं, याद रखिएगा, ये जो हमारा गांव है, मैट्रिक्स में दो तरह का गांव होता है, ये एक गांव होता है हमारा और ये एक गांव होता है। तो ये जो हमारा गांव है, ये डायगोनल वाला, यहाँ हमेशा हम प्लस साइन लेंगे, यानी कि जो आपका कोफैक्टर आएगा जितना भी उसका वैल्यू आएगा उसके आगे एक और प्लस लगाएंगे। तो -1 आया तो -1 के आगे एक प्लस लगाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट टेलिंग यू कि माइनस को कन्वर्ट कर दो प्लस में। आई एम टेलिंग यू कि -1 आया है उसके आगे एक प्लस लगाओ क्योंकि डायगोनल लोकेशन पे हो। लेकिन अब देखो, यहाँ जब A12 निकाला हमने तो 8 आया,
तो 8 के आगे एक माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि हम नॉन डायगोनल लोकेशन पे हैं। और माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि 1 और 2 जोड़ के ऑड आता है, तो अगर ऑड आएगा तो माइनस लगाएंगे, तो A12 -8 आएगा। इसी तरह सब को फैक्टर आप निकाल लीजिएगा, A12 A13 और दूसरे रो का भी और तीसरे रो का भी। अब आपको को फैक्टर्स का क्या लेना है? ट्रांसपोज। तो मतलब जो आपको ऐसे लिखा है हॉरिजॉन्टली उसको वर्टिकली लिख दीजिए। तो -1 -8 और -10 उसको वर्टिकली लिख दीजिए। फिर इसी तरह सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाइए और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाइए, तो ये आपका एडजॉइंट आ जाएगा। अब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसको -17 आया था, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दीजिए, तो -1/17। ये आपका ए इनवर्स निकल गया। अब आपको क्या करना है? एक्स को आपको ए इनवर्स बी लिख देना है। एक्स को यू कैन राइट ए इनवर्स बी। सो -1/17 ए इनवर्स का वैल्यू चिपकाइए और बी का वैल्यू चिपकाइए। अब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पहले बताया था, मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा ये हम चेक करते हैं CR रूल से। और मल्टीप्लाई करते कैसे हैं आपको सिखाया था कि फर्स्ट के रो को सेकेंड के कॉलम से, फर्स्ट के रो को सेकंड के कॉलम से तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक कॉलम खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट के रो को ले लीजिए और सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई करते चलिए। -1 को किससे? 8 से। -5 को किससे? 1 से। -1 को किससे? 4 से। और बीच में प्लस डालते चलिए। तो -1 इंटू 8 -8, -5 इंटू 1 -5, -1 इंटू 4 -4। तो 8 5 13 और 4 17, माइनस का 17। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल विथ साइंस। बहुत बच्चों का साइन में गलती होता है, इसलिए आंसर गलत आता है। तो साइन याद रखना, आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी बातें जो कक्षा 7वीं 8वीं में आपको पढ़ाया जाता है कि अगर आपके पास दो नंबर है, 2 और -4, तो प्लस और माइनस क्या ऑपरेशन होता है? प्लस और माइनस ऑपरेशन माइनस का होता है। ऑपरेशन किस चीज़ का होता है? माइनस का। तो 2 और -4, तो हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 4 और 2 में से घटाएंगे तो 2 आएगा। और 2 और 4 में बड़ा कौन है? 4। 4 के आगे कैसा साइन है? माइनस। तो 2 के आगे भी कैसा साइन लगेगा? माइनस। तो इसी तरह आपको याद रहना चाहिए कि माइनस माइनस में ऑपरेशन प्लस का होता है, प्लस प्लस में ऑपरेशन किसका होता है? प्लस का। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और साइन कैसे डिसाइड करते हैं? तो जो भी बड़ा नंबर होता है हमारा उसका साइन हम डिसाइड करते हैं, आगे लगाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ये तीनों आ जाएगा। अब आप 17 यानी कि 17 या कह लें कि -17 से तीनों को डिवाइड कर दीजिए, है ना, मैट्रिक्स में। तो ये आप इसको भी -17 से करेंगे तो 1 आएगा, इसको करेंगे तो 2 आएगा, इसको करेंगे तो 3 आएगा। यानी एक्स का वैल्यू आपको ये आ जाएगा। दिस इज अबाउट द यूनिक सॉल्यूशन। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स मेथड। बट दिक्कत कब आता है? नाउ लेट अस टॉक अबाउट, दिक्कत तब आता है जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए, यानी कि आपका मैट्रिक्स जो है सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए यानी कि डिटरमिनेंट 0 आ जाए, तब हम क्या करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट। अब आप ध्यान से एकदम सुनेंगे कि अगर आपका बाय द वे डिटरमिनेंट 0 आ गया तो आपको एक ही काम करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। आप ऑलरेडी एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। पहले आप क्या करेंगे? एडजॉइंट ए निकालेंगे, वो तो आपको इन्वर्स निकालने के लिए निकालना ही होता है। एडजॉइंट ए निकालेंगे, बी आपको गिवन ही होता है। बी क्या होता है? जो आपका इधर साइड वाला मैट्रिक्स है। ओके, तो बी आपका यहाँ पर है 1 7। तो आप उसके बाद एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने और मान लीजिए वो 0 आ जाए, तो सिस्टम को, तो जो है सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। यही बात जो है काफ़ी ज़्यादा जो बुक्स है उसमें गलत दिया हुआ है, ये वाला बात। उनमें सिर्फ लिखा है कि कंसिस्टेंट होगा और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो फार्मूला सीट मैंने भी आपको भेजा है उसमें अगर आप देखेंगे एडजॉइंट ए बी वाला मेथड में यही लिखा है, राइट। इसमें आप देखिएगा, ये जो फार्मूला सीट मैंने आपको भेजा है उसमें। ओके, तो नाउ लेट अस सी। तो करेक्ट यही है कि एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि सिस्टम का इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन निकलता है कि नहीं निकलता है, या फिर सिस्टम का नो सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर मान लो एडजॉइंट ए बी इंटू नॉट इक्वल टू 0 आए, तब तो पक्का जो है सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। ये कैसे याद रखेंगे? देखो, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया, अब तो आपने फिर क्या निकाला? एडजॉइंट ए इंटू बी, तो ये भी 0 आ जाए, तभी तो हम सिस्टम को क्या बोल सकते हैं, थोड़ा एक पल के लिए मानो तो हम उसको कंसिस्टेंट बोल भी सकते हैं। लेकिन यहाँ केस है कि ये आइदर कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इनकंसिस्टेंट। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कंसिस्टेंटी शो हुई कि डिटर्मिनेंट ए 0 आ रहा है तो ये भी 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि एडजॉइंट ए इंटू बी हमने निकाला और ये हमें नॉट इक्वल टू 0 आया, तो ये तो पक्का इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन निकलेगा, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो पहले 0 दे रहा है और फिर एडजॉइंट ए इंटू बी जब निकाल रहे हैं तो नॉट इक्वल टू 0 दे रहा है। इसको भी हम याद रखें। ओके, अब मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट को आगे अप्लाई करके दिखाता हूं, और हम ये भी सीखेंगे कि अगर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है तो आखिर हम इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, सो फॉर दैट मैटर लेट मी टेक यू टू अ न्यू बुक एंड लेट मी शो यू दिस क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम एक ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। आप उसी तरह से यहाँ पर ए एक्स इजिकल टू बी बना लेंगे, राइट। तो ए आपका मैट्रिक्स ये हो जाएगा, जो आपका कोएफिशिएंट है 2 -1 3, इसको फॉर्म कर लीजिए, एक्स बना लीजिए और बी भी बना लीजिए। अब आप डिटर्मिनेंट निकालिए। तो डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट यहाँ आप निकालेंगे तो जीरो आ गया, राइट। तो इसका अगला स्टेप क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तब आपको इसका वैल्यू निकालना है, एडजॉइंट ए इंटू बी का। ओके, तो thus the given system of equation is either inconsistent or it is consistent with infinitely many solution according it as adjoint a into b not equal to 0 और adjoint a into b is equal to 0। तो आपको ये निकालना है। तो अगर adjoint a into b not equal to 0 आए, राइट, तो वो आपका सिस्टम पक्का जो है इनकंसिस्टेंट होगा, अगर नॉट इक्वल टू जीरो आए। लेकिन इक्वल टू जीरो आ जाए तब ये कंसिस्टेंट हो सकता है। इसने भी यहाँ पे भी इस बुक में भी गलती दिया है कि ये इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस ही बोल रहा है, लेकिन एनसीईआरटी में सही दिया है, बिल्कुल सही दिया है कि अगर ये जीरो आ जाए तो आइदर कंसिस्टेंट होगा, है ना, और इनकंसिस्टेंट होगा। डिपेंड करता है कि कैसा सॉल्यूशन आ रहा है। ओके, ये दिस इज़ वेरी गुड। ओके, नाउ जस्ट होल्ड ऑन देयर। तो अब आप सबसे पहले एडजॉइंट एन टू बी निकालिए बिना कुछ सोचे। तो एडजॉइंट आप निकाल लीजिए इसका। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। एडजॉइंट आपका कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है, तो कोफैक्टर्स आपको ऑलरेडी निकालने आता है, उसका ट्रांसपोज लेके ये आपको एडजॉइंट ए निकल गया, ये आपका एडजॉइंट ए है, आप ये खुद निकालिएगा। और आपको फिर, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एडजॉइंट निकालना सिखा दिया है, और एडजॉइंट इन टू बी आप करिएगा तो वो आपको फिर से जीरो आ जाएगा, फिर से आपको जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, तो अगर आप जीरो मैट्रिक्स आ गया तो अब इस सिस्टम का सबसे पहले आप ये सोच के चलिए कि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होगा नहीं, हो सकता है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही बात एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकता है, नो सॉल्यूशंस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आप इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो सकता है तो पहले निकालिए कि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है। तो उसको निकालने का एक प्रोसीजर है, लेट मी टेल यू। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जेड को किसी एक वेरिएबल को के पुट कर दीजिए, एक वेरिएबल को क्या पुट कर दीजिए, के। तो ये इक्वेशन है आपका। तो इसमें आप दो को इक्वेशन ले लीजिए। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो इसमें आपको जेड को के पुट कर देना है, तो दोनों में जेड को के पुट कर दीजिए। और अब देखिए नीचे क्या आता है। जेड को के पुट करने से 2x वाई माइनस वाई 5 -3 के आएगा, और ये आपका 7 प्लस के आएगा। आप एक बार मैच कर लीजिए इस चीज़ को। ओके, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे देखिए 2x माइनस वाई, अगर आप जेड को के पुट करेंगे तो 5 -3 के आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे भी आप के पुट करेंगे तो ये जेड उधर जाएगा तो 7 प्लस के आ जाएगा, तो ये आ गया आपका। अब आप इस दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व करिए, राइट, के टर्म्स में। तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे, तो अगेन इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करिए। एक्स के आगे आपका क्या है, ये वाला ए वाला मैट्रिक्स है आपका, एक्स के आगे जो है। ओके, और उसके बाद आपका वेरिएबल वाला मैट्रिक्स, ये आपका ए वाला मैट्रिक्स है, ये आपका एक्स वाला मैट्रिक्स है, और जो उस साइड रहता है वो बी वाला मैट्रिक्स है, के आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ आप ए और एक्स और बी आप निकाल लीजिए, ए एक्स और बी इन दोनों इक्वेशन के लिए निकालिए। ये आपका सेकंड इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है आपका नॉन जीरो आना चाहिए, राइट। तो इसका डिटर्मिनेंट तभी तो ये सॉल्व होगा, राइट। तो इसका डिटर्मिनेंट देखो आपका कितना आ रहा है, 4 + 3 7 आया, नॉट इक्वल टू जीरो आया। और अगर ये मान लो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूँ, अगर ये डिटर्मिनेंट भी जीरो आ जाता तब, अगर ये डिटर्मिनेंट भी जीरो आ जाता मतलब ये इक्वेशन अब सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि अब डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो मतलब ये जो दो इक्वेशन हम ला रहे हैं वो भी नहीं सॉल्व होगा। मतलब तब सिस्टम का कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए, नो सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन ये तो सॉल्व हो जाएगा, पहले मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए आप आराम से निकाल लेंगे, ये आपका ए है। आपको मैंने ट्रिक बताया था, हमने साथ में ट्रिक डिस्कस किया था किस चीज़ का, कि आपका 2 × 2 के लिए एडजॉइंट कैसे निकलता है। तो आपको मेन डायगोनल को रिवर्स करना होता है, और बाकी जो अपोजिट डायगोनल है, जो बच गया डायगोनल, उसका साइन चेंज करना होता है। तो मेन डायगोनल को रिवर्स करेंगे तो 2 2 ही आएगा, और साइन चेंज करेंगे तो ये -1 का +1 हो जाएगा, 3 का -3, ये एडजॉइंट निकल जाएगा। तो ए इनवर्स आपका 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका ए इनवर्स निकल जाएगा। अब उसके बाद आपको सॉल्यूशन पता ही है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी सॉल्यूशन होता है। एक्स को आप XY लिखेंगे, ए इनवर्स आपने निकाला, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, और b का जो वैल्यू है आपका, b का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन ही है, तो b का वैल्यू भी पुट कर दीजिए। इसको पूरा सॉल्व करिए तो आपको x का वैल्यू ये आएगा और y का वैल्यू ये आएगा। तो ये x का वैल्यू हो गया और ये y का। अब इस x और y के वैल्यू को और z बराबर k को, ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि x और y अगर आपने निकाला और z बराबर k, इट शुड सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन। अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या फिर डिटर्मिनेंट ही जीरो आ जा रहा है, तब भी नो सॉल्यूशन होगा। तब भी कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है,
तो ये आप अब आप एक्स वाई और जेड इजिकल टू के को थर्ड में पुट करके देख लीजिए। तो थर्ड इक्वेशन आपका कौन सा है इसमें? लेट मी टेक यू टू द थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर आपका 4x प्लस 5y माइनस जेड इजिकल टू 9। ओके, सो यहाँ पर x आपका कितना आया था? लेट मी चेक। x आपका आया था 17 माइनस 5k/7। हम यहाँ पे लिख लेते हैं x इजिकल टू 17 माइनस 5k/7। और y आपका कितना आया था? y आपका आया था 11k माइनस 1/7। 11k माइनस 1/7। ओके, ये आपका फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है। और जेड इजिकल टू के, अब आप इसको इसमें पुट करिए थर्ड वाले में, तो क्या आएगा बताइए? 4 इंटू एक्स, तो 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 68 माइनस 20k/7। और फिर 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55k माइनस 5/7। और यहाँ पे माइनस आपका 5z है, तो ये आपका आ जाएगा 5k। अब आप इसको सॉल्व करिए तो एलसीएम आपका 7 आ जाएगा। तो 68 माइनस 20k प्लस 55k, ओके, माइनस 5 और 35k। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका देखो यहाँ पे ये आपका 55 है, और ये आपका 55k, और ये आपका 35k और 20k, तो ये आपका सब कैंसिल हो जाएगा। और 68 माइनस 5, तो 63 आएगा, 63/7 9 आएगा, जो कि ठीक है, थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकल पाया, तो इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। लेकिन अब आपको मैं ये क्वेश्चन दिखाता हूँ जो एनडीए का आपका पीवाईक्यू था। अब आप इस क्वेश्चन में यही अप्लाई करके देखो। आपने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में क्या करना है, लेट मी क्लियर, क्रेमर्स रूल वाला हम क्लियर कर देते हैं। इसको आप मैट्रिक्स मेथड से बना के देखो। सबसे पहले आप अगर इसका ए लिखेंगे तो ए क्या आएगा? ए आपका आएगा 121 242 एंड 363। ओके, अब सिंपल सा है, ये कॉलम और ये कॉलम आपका आइडेंटिकल है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। अब आप क्या निकालेंगे? एडजॉइंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसका एडजॉइंट निकालिए, कोफैक्टर्स वगैरह करके एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट भी आपको पूरा जीरो मैट्रिक्स आएगा। ओके, और फिर आप एडजॉइंट ए इंटू बी निकालिए, जैसा कि प्रोसीजर था। एडजॉइंट ए इंटू बी जो है आपका, ये भी जीरो आएगा। ओके, फिर आप सोचेंगे कि इसका तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। मैं बोलूँगा हाँ, इसका इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर इसका इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा तो आप इसको निकालेंगे। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? जेड को के पुट करेंगे, यहाँ पे भी जेड को के पुट करेंगे, तो क्या आएगा बताओ? एक्स प्लस 2y बराबर 4 माइनस के, और यहाँ आएगा 2x प्लस 4y बराबर 8 माइनस 2k। अब आप फिर से यहाँ एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए, राइट, इस दोनों इक्वेशन के लिए बनाइए। तो वो मैट्रिक्स आपका होगा ए इजिकल टू 1 2 2 4। अब आप इसका एक बार डिटरमिनेंट निकालिए, ये आपका आएगा 4 - 4। ये फिर से जीरो आ गया, यानी कि अब यहाँ पे तो ये इक्वेशन जो है सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो यहाँ से तो इन्वर्स निकल ही नहीं पाएगा, 1/डिटर्मिनेंट ए करना पड़ेगा। और डिटर्मिनेंट की जगह जीरो रखेंगे तो ए इन्वर्स अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इन्वर्स निकल ही नहीं सकता, ये सॉल्यूशन आगे हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर नो सॉल्यूशन दिया है। यू कैन चेक इन द आंसर की वो ये यूपीएससी है भैया, ये इतना जल्दी गलत नहीं होता है, राइट। ऊपर ऊपर से पढ़ने वालों का गेम नहीं है ये, है ना, ये पूरा डेप्थ में जाके पढ़ने वालों का गेम है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। Okay, so this was a very good question. I think Sanjana, if you are listening, है ना, you send me this questions and we had a very good discussion about this particular question. Okay, so बाकी और लोग भी जिनको जो भी डाउट आता हो, you can send me the question directly. Okay, whatever you know your doubts related to the admissions and all, do not send me. You can contact the admin. But for any study related doubts or anything right related to routine and SSB, you can send it to me. Okay, एंड आई विल बी डूइंग वन थिंग, जो भी आप डाउट्स वगैरह भेजोगे मेरे को, मैं उसका एक ये बना लूँगा, पर्चा बना लूँगा, पीडीएफ बना लूँगा, और हम साथ में एक साथ ही उसको क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। सो जस्ट बी लिटिल बिट पेशेंट। ओके सर, ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो। ऐसे आप 1-to-1 करना, मैंने आपको बोला है कि 1-to-1 करेंगे, बट उसमें भी मैं आपको मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को पहुँचाना चाहता हूँ। आप डाउट बेझिझक पूछिए, और वो डाउट जो है मैं पब्लिकली डिस्कस करूँगा, ताकि लोगों को जो है आपका बेनिफिट हो इसका। बात समझ में आ गया? तो यही था। ओके, बाकी ये क्वेश्चन सब अभी जब हम पीवाईक्यू वगैरह स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे पीवाईक्यूज हम कर रहे होंगे। ओके ओके, अब फाइनली जो है हम एक और लास्ट कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं, जो कि है होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए, एकदम आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कि होमोजेनस का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपका कोई भी लीनियर इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है, मतलब लीनियर इक्वेशन लिखा है और हर साइड, हर इक्वेशन के इस साइड में जीरो है,
तो ए एक्स बराबर जीरो को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस सिस्टम बोलते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ए एक्स अगर जीरो होगा तो ये होमोजेनस होगा, और अगर ए एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो ये आपका नॉन होमोजेनस होगा, ए एक्स नॉट इक्वल टू जीरो में। तो इसको हम याद रखेंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, इसमें दो केसेस आ सकता है कि एक्स इक्वल टू जीरो वाले में, कि एक तो आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आए और मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर हो। तो अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आपका ए एक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है तो आप ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर यहाँ पर एसोसिएटिविटी यूज करिए, तो ए इनवर्स इंटू ए और ये एक्स हो जाएगा, और ए इनवर्स इंटू जीरो ये जीरो हो जाएगा। ओके, ए इनवर्स इंटू ए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा और ये एक्स आएगा, ये जीरो है। तो अगर आई एन इंटू एक्स तो ये आपका एक्स, यानी एक्स आपका जीरो मैट्रिक्स, यही और एक मात्र सॉल्यूशन निकलेगा एक्स वन एक्स टू एक्स एन इज इक्वल टू जीरो के लिए। ओके, तो यानी कि अगर आपका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो बस एक ही सॉल्यूशन निकलेगा कि एक्स वन भी जीरो होना चाहिए, एक्स टू भी जीरो होना चाहिए और एक्स एन भी जीरो होना चाहिए। अब एक्स वन एक्स टू एक्स एन क्या है, मतलब एक आपका एक्स है, एक आपका वाई है, एक आपका जेड है। ये सारा वैल्यू, ये तीनों वैल्यू जीरो होगा। और इस सॉल्यूशन को, जो सब सॉल्यूशन जीरो जब आ जाए तो इस सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहाँ एक्स वन एक्स टू एक्स एन क्या है, एक्स वन को आप एक्स मानिए, एक्स टू को वाई और बाकी सब जेड ऐसे। अब एक केस इंपॉर्टेंट आ सकता है जब डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, यानी कि मैट्रिक्स सिंगुलर आ जाए, तब तो आप ये इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर आपका जो डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तब आपको क्या करना है, देन एडजॉइंट ए इंटू बी अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका जीरो आएगा। एडजॉइंट ए इंटू बी जो है आपका जीरो आएगा, क्यों आएगा ये बताइए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो इसलिए आएगा क्योंकि आपका जो बी वाला मैट्रिक्स है, यानी कि इक्वल टू के उस साइड वाला, वो तो सब जीरो है। तो यानी कि आप बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। तो जीरो मैट्रिक्स आएगा, तो आपको अभी केस पढ़ाया था क्या याद है, कि अगर आपका डिटर्मिनेंट भी जीरो आ जाए और एडजॉइंट ए इंटू बी भी जीरो आ जाए, तब कितना सॉल्यूशन हो सकता है, या तो इन्फिनाइटली मैनी हो सकता है या तो नो सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप फाइंड करने का ट्राई करेंगे इन्फिनाइटली मैनी और नो। कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, सेम मेथड है फाइंड करने के लिए। ओके, ये आपका एक, पहले ये क्वेश्चन आप देख लो, जिसमें आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन निकलेगा। इसमें आप ए डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकालेंगे तो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, तो बस ट्रिवियल सॉल्यूशन। बस आपको इस साइड देखना है कि अगर जीरो गिवन है। ठीक है, अब देखो एक बात को, एक बार को देखो कि डिटर्मिनेंट भी जीरो आ जाए, तो अब आपको क्या करना है, आपको पता ही है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो जेड को के पुट करना है, तो जेड को के पुट कर दो, दोनों में जेड को के पुट कर दो। उसके बाद आगे तो अभी आपको सॉल्व करना सिखाया ही है। फिर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, तो फिर आपको थ्री आएगा, तो सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर यहाँ पे भी जीरो आ जाता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, तो फिर इसका सॉल्यूशन फिर नहीं निकल पाता। ठीक है, अब हम हर बार आगे बढ़ेंगे नहीं, इसके बाद आगे बढ़ा नहीं जा सकता, तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। लेकिन अभी निकलेगा तो इसका इन्वर्स, इसका सॉल्यूशन आप निकालिए जैसे आपको सिखाया गया है, राइट। और थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी सॉल्यूशन होगा। तो फाइनल यहाँ जाके कंक्लूड करते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जो हमारा एजेंडा फॉर द डे था वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, राइट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में फाइनल जो डाउट्स वगैरह था उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट 15 मिनट्स, मैं आपको लास्ट 15 मिनट्स मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका है, मैंने आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करने दिया था, तो मैं आपको कुछ और जनरल फार्मूला बता देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आपका कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट बात है डिटर्मिनेंट को लेके, वो आप ध्यान से सुनिए। आपको तो सबसे पहले पता है कि ऑर्डर जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद डिटर्मिनेंट का इवेल्युएशन वगैरह हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, ये इवैल्यूएशन वगैरह से लेके। लेकिन अब देखो, ऑर्डर अगर थ्री का आपका डिटर्मिनेंट है तो इसको करने का एक ट्रिक भी है, वो इसको हम सैरस डायग्राम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सैरस डायग्राम। बहुत आसान सा मेथड है, आई विल नॉट टेल यू कि यूज इसको यूज करो, राइट। ओके, क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट होना चाहिए कि नॉर्मल वाले मेथड से ही आप कर पाओ। फिर भी सैरस डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये लिख लेना है। ओके, ये आप लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको लाइंस रिपीट करना है, A11 A12 A21 A22 A31 A32। मतलब आप ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन लिखेंगे, फिर से ये दोनों कॉलम को लिख देंगे। तो ऐसे करके आप बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद तो इसमें आपको अब क्या करना है, आप इधर से स्टार्ट करेंगे, इस वाले पोर्शन से। तब देखो, सिंगल सिंगल एरो आगे आपको लेके जाना है, यहाँ एक सिंगल एरो जाएगा और लास्ट तक जाएगा।
फिर इससे भी सिंगल एरो जाएगा लास्ट तक जाएगा, और इससे भी सिंगल एरो जाएगा लास्ट तक जाएगा। इतना सीख गए सिंगल एरो। अब सिंगल एरो वाले प्रोडक्ट को गुना कर दो, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आता है, मान लो 10, इसको लिख दो। फिर इसको A23 को A31 को मान लो जो भी आता है लिख दो 15। उसके बाद फिर से सेम A13 A21 A23 मान लो जो भी आता है लिख दो 30। ये आपको एक सम आ जाएगा। उसके बाद आपको डबल ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, डबल एरो से स्टार्ट करना है। तो डबल एरो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, नीचे से। तो डबल डबल एरो डाल दो, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। तो इनका भी प्रोडक्ट लेते चलो, मान लो ये कुछ भी आता है, 60 आता है, 70 आता है और 80 आता है। इन दोनों को ले लो और इन दोनों को माइनस कर लो, यही है सारस रूल, और इससे आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि सारस रूल से जो है हमारा आंसर कैसे आता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे कि जिसको सारस डायग्राम से बनाया गया है। तो सारस डायग्राम से बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है कि पहले आप इस वाले एंट्री को लिखिए, फिर इसको, फिर इसको। तो दो तीनों लिख दिया, और फिर से ये इन दोनों को रिपीट कर दीजिए। उसके बाद आप सिंगल एरो स्टार्ट करिए, इस पॉइंट से सिंगल एरो लास्ट तक जाइए, फिर इस पॉइंट से सिंगल एरो लास्ट तक जाइए, और इस पॉइंट से सिंगल एरो लास्ट तक जाइए। फिर इस कॉर्नर से स्टार्ट करिए, डबल डबल एरो कर सकते हैं या लास्ट तक ऐसे भी जाना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 215, देखो 215 मल्टीप्लाई किया, फिर -1 2 1, -1 2 1, फिर 3 4 -1, इसको मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में लिख लिया, फिर माइनस का साइन, फिर इसी तरह से डबल एरो से स्टार्ट करिए नीचे से, यहाँ डबल डबल एरो डाल दीजिएगा। तो 1 1 3 ऐसे सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, फिर दोनों को घटा लीजिए, 17 आ जाएगा। तो ये आपका सारस डायग्राम के बारे में थोड़ा था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी ऑलरेडी हम माइनर्स को फैक्टर्स पर बात कर चुके हैं, तो वो कुछ नया है नहीं, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। माइनर को फैक्टर्स आप याद रखिएगा कि अगर हम किसी एक रो के को फैक्टर को किसी दूसरे रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो जीरो, रिजल्ट जीरो आता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि जिसका बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उनके नामों को मैं आपको जरा बता देता हूँ कि उनको हम प्रेम से क्या बुलाते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, जो है कि डिटर्मिनेंट जो है अनअल्टर्ड रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है अगर रो आर चेंज इनटू कॉलम्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आप डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लेंगे तो भी डिटर्मिनेंट के बराबर ही आएगा। ये ऑलरेडी ऑल जीरो प्रॉपर्टी, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर जीरो तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है। प्रोपोर्शनैलिटी या रिपीटेशन प्रॉपर्टी, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर प्रोपोर्शनल और आइडेंटिकल टू द सम एलिमेंट्स ऑफ अदर रो देन द डिटरमिनेंट इज जीरो। है ना, मतलब कोई दो रो है आपके पास, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पे 2 4 6 और यहाँ पे 3 5 9, तो ये रो देखो प्रोपोर्शनल है, इसमें से आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो आपका 1 2 3 आएगा, सेम हो जाएगा, तो जीरो होगा। स्विचिंग प्रॉपर्टी, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस इट साइन बाय अ माइनस, तो अगर स्विचिंग करेंगे तो एक माइनस साइन आगे आएगा। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, अगर हर एलिमेंट को आप स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, आर मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट, ओके, देन द डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट। और ये जो स्केलर है ये आपका रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इस पर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, बस जीरो नहीं हो सकता है, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो यू शुड नॉट मल्टीप्लाई बाय जीरो, बिकॉज जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो से डिवाइड भी करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सम प्रॉपर्टी आपका कहता है कि अगर आपका कोई भी कॉलम दो पीस में बटा हुआ है, A1 + B1 है, A2 + B2 है, A3 + B3 है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं A1 A2 A3 में फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ। बाकी इन दोनों को सेम रखिए, C1 C2 C3 D1 D2 D3 इन दोनों को सेम रखिए, और बाकी A1 A2 A3 को ऐसे रखिए। ठीक है, और फिर B1 B2 B3 यहाँ पर रख दीजिए, ये दोनों। प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस, इनवेरिएंस आपका कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट अनअल्टर्ड रहता है जब आप उस पर ऑपरेशंस लगाते हैं। तो तीन वेपन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप क्या कर सकते हैं, पहला तो आप किसी भी रो में कॉलम में तीनों रो को लाके जोड़ सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, यू कैन ऐड ऑल द 3 रोज। ओके, जैसे यहाँ पे देखो क्या किया है, A1 में अल्फ़ा B1 बीटा C1, है ना, आप ये भी कर सकते हैं, राइट, अल्फ़ा A2, ठीक है, रो कॉलम में कुछ भी लगा सकते हैं। और तीन तीन वेपन्स है, इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जो तीन प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। ठीक है, एक आपका वेपन है कि आप किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, आप किसी भी रो में K से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा है कि आप किसी भी रो में किसी दूसरे रो को K से मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं, है ना, और एक समय पे तो आप तीनों रो को भी एक साथ जोड़ सकते हैं किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो ये भी ज़रा आप याद रखेंगे, दिस इज़ इट। ओके, और यहाँ पे आपका ये ऑपरेशन है CI = CI, है ना, आप यहाँ पे ये याद रखिए कि पहला जो आपका एलिमेंट है उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है बस, है ना, ये एंट्री ऐसे ही है, और बाकी सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। बाकी फैक्टर प्रॉपर्टी क्या है, इफ अ डिटर्मिनेंट डेल्टा बिकम्स जीरो वी पुट x = अल्फा, देन x - अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाए, अगर x के जगह हम कुछ पुट करें x = अल्फा,
तो x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा उस डिटर्मिनेंट का। आखिरकार डिटर्मिनेंट भी अपने आप में एक रियल नंबर होगा, या फिर उसमें अगर x वगैरह आ रहा है तो उसका कोई ना कोई एक्सप्रेशन आएगा, तो या तो कोई फंक्शन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे करके कुछ आएगा। तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा। ये तो सिंपल है फैक्टर थ्योरम, जो भी रख के आपका जीरो आ जाए तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर हो जाएगा। तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ट्रायंगल प्रॉपर्टी, इफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट above और बिलो द मेन डायगोनल कंसिस्ट ऑफ जीरोज, देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर मान लो कि ये आपका मेन डायगोनल है, इसके नीचे सारा एलिमेंट जीरो है या इसके ऊपर सारा एलिमेंट जीरो है, तो सिंपल से डिटर्मिनेंट निकलेगा, सिर्फ मेन डायगोनल को प्रोडक्ट कर दीजिए, A1 B2 C3। ये इंपॉर्टेंट है, आप चेक भी कर सकते हैं। दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ये आपका पहला डिटर्मिनेंट है, ये आपका दूसरा डिटर्मिनेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, यू मल्टीप्लाइड रोज बाय रोज, है ना। वी कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई रोज बाय कॉलम्स और कॉलम्स बाय रोज और कॉलम्स बाय कॉलम्स। ओके, क्या किया गया है देखो, A1 को अल्फा 1 से, B1 को बीटा 1 से और C1 को गामा 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, फिर A1 को अल्फा 2 से, A1 को बीटा 2 से और A1 को ही, एक मिनट रुक जाओ, A1 को अल्फा 2 से, B1 को बीटा 2 से और C1 को गामा 2 से। ठीक है, मतलब रो वाइज मल्टीप्लाई किया जा रहा है, राइट। यानी कि आपको पहला रो लेना है, उसके बाद इसको पहला रो से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी पहला रो को दूसरे वाले से भी मल्टीप्लाई करना है और फिर तीसरे वाले से भी मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख देना है। फिर इसी तरह से दूसरे रो को लेना है और फिर मल्टीप्लाई करना है आपको हर रो से ऐसे। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। ओके, कॉन्जुगेट ऑफ ए डिटर्मिनेंट आपको ऑलरेडी पता है, सबका कॉन्जुगेट लेना है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है। समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ओके। तो ये आपका डिटर्मिनेंट आर, कभी कभी हो सकता है कि डिटर्मिनेंट आपका आर के टर्म्स में दिया हो, यानी कि आर पे डिपेंड कर रहा हो। ओके, कुछ कुछ फंक्शन है जो आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और ये सब कांस्टेंट है, तो आपका समेशन इन्हीं सब टर्म पे लगेगा, इन्हीं सब टर्म पे समेशन लगेगा जो आर पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो बाकी समेशन बहुत सिंपल होता है कि आर बराबर 1 से n तक आपको समेशन लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में अगर हम और भी अलजेब्रा वगैरह में जब जाएंगे या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जब पढ़ेंगे तब इस पर और भी बात करेंगे। ये आपका n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ओके, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट का, तो ये आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिफरेंशिएशन के बारे में सीख लीजिए कि डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है और कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो, देखो ये क्या है, इफ ओनली वन रो और कॉलम कंसिस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड अदर रोज आर कांस्टेंट, लेट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब आपका ऐसे करके ये दिया हुआ है मान लो, तो इसमें आप कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन इसका। तो डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला है, आप बस F1 डैश एक्स, F2 डैश एक्स, F3 डैश एक्स कर देंगे और ये आप ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा में एक्स का फंक्शन हो, तो उसमें कैसे करेंगे उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो कि आपका डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर आपका F है, G है, H है, ठीक है, और यहाँ A B C है, ये D E F है, ये सब एक्स पे डिपेंड करता है, मान लो सब फंक्शन ही वेरिएबल ही है, सबको वेरिएबल मानो। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा रूल है कि आप पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करिए, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, और बाकी दोनों को छोड़ दीजिए, A B C D E F, ये भी एक्स के फंक्शंस हैं। फिर आप क्या करिए, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, F G H रख दीजिए, फिर सेकेंड को डिफरेंशिएट करिए, A डैश, B डैश, C डैश, और D F को छोड़ दीजिए, फिर प्लस का साइन दीजिए, और फिर फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ दीजिए और आप थर्ड को डिफरेंशिएट करिए, D डैश, E डैश, F डैश। ओके, ऐसे ये आपका वो हो गया। बाकी अगला है आपका, अगर आपका डेल्टा एक्स यहाँ पे है और इंटीग्रेशन करना है आपको डिटर्मिनेंट का, तो जैसे आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे थे वैसे ही हम इंटीग्रेशन पे भी लगाएंगे। इफ द एलिमेंट्स ऑफ मोर देन वन कॉलम और रो आज फंक्शन ऑफ एक्स, देन द इंटीग्रेशन कैन बी डन ओनली आफ्टर इवेल्युएशन और एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। अच्छा, रुक जाओ, ये नोट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन वाले में तो आपका वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था कि अगर आपका तीनों रो एक्स का फंक्शन हो, ये भी एक्स का फंक्शन हो, ये भी एक्स का, ये भी एक्स का, तो आप सेपरेट कर करके कर सकते हो कि पहले आपने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया और बाकी दोनों को वैसे ही रखा, फिर प्लस का साइन दिया, फिर आपने फर्स्ट और थर्ड को ऐसे ही रखा, सेकेंड को डिफरेंशिएट किया सिर्फ और उसका डिटर्मिनेंट लिया, फिर आपने फर्स्ट सेकंड को ऐसे रखा और थर्ड को डिफरेंशिएट किया और उसका डिटरमिनेंट दिया। लेकिन इंटीग्रेशन में हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर कोई एक रो है एक्स का फंक्शन तो केवल एक टाइम पे उसी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बाकी दोनों को छोड़ के। लेकिन अगर एक से ज़्यादा होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट को पहले सॉल्व कर लीजिए फिर उसका इंटीग्रेशन करिए, राइट। तो ये तो आपको पता ही है, बात समझ में आ गया, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो है कुछ डिटर्मिनेंट्स होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है आपका डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट फॉर इट्स
एवरी एलिमेंट्स अगर ऐसा हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता ही है, ए बी सी, यहाँ पे एच एच, ये जी जी और ये एफ एफ, ये आपका सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। और बाकी स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है फॉर इट्स एवरी एलिमेंट, तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में आपको ये पूरा जो है एंट्री 0 0 0 होता है, बाकी 3 -3 -1 1 5 -5। सो एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। The value of skew symmetric determinant of even order is always a perfect square number and that of odd order is always 0। ठीक है, यही बात हमारा आई थिंक सॉरी डिस्कस हो रहा था, है ना, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बात को आप यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, तो मैं आपको पहले बोल रहा था कि कुछ भी छूटा नहीं है, राइट। हैव सम पेशेंस, क्लास के अंत तक आते आते यू विल गेट टू नो एवरीथिंग क्लियरली। द वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ इवन ऑर्डर अगर आपका है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, और ऑड ऑर्डर आपका ऑलवेज 0 आता है, इसको आप याद रखेंगे। इसका क्या मतलब है, जैसे देखो ये डिटर्मिनेंट आपका ऑड ऑर्डर का है, यानी कि 3 ऑर्डर का है, तो इसका आपका जो डिटर्मिनेंट है 3 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है 0 आएगा। लेकिन यही अगर इवन ऑर्डर का होता है, यानी कि 2 × 2 का होता, तब इसका जो आंसर आता है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता, ये आप याद रखेंगे। बाकी साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, देखो कुछ कुछ डिटर्मिनेंट का आंसर अगर आप याद रखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, उनको हम बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। ये देखो, इफ द एलिमेंट्स ऑफ द रोज और कॉलम्स आर इन साइक्लिक ऑर्डर, जैसे 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम साइक्लिक ऑर्डर। तो ये सारा आपका साइक्लिक ऑर्डर है, तो इसका आंसर आप ये याद रखेंगे, इसका ये आता है। फिर अगर इस तरह का आंसर क्यूब वाला है तो उसका ये आता है। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करके आया, फिर ए क्यूब करके आया। साइकिल समझ रहे हो, मतलब 1 है, फिर ए आया, फिर ए स्क्वायर आया, फिर 1 है, ए आया, फिर ए क्यूब आया, फिर 1 है, ए स्क्वायर आया, ए क्यूब आया, फिर यहाँ पे ए बी सी है, फिर बी से सी ए आया, फिर सी से ए बी आया। तो इसका अलग अलग तरह का आंसर होता है, इसको आप चारों को याद रखेंगे। ठीक है, हम रिपीट कर करके भी याद रखेंगे, या फिर अगर आपसे ये अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्रेमर्स रूल हम डिस्कस कर चुके हैं, कंसिस्टेंसी वगैरह आपको पता है कि कोई मैट्रिक्स मेथड से कंसिस्टेंसी चेक करना ज़्यादा अच्छा होगा। क्रेमर्स रूल से आप मत करिए चेक, क्रेमर्स रूल से जो है आप सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए करिए। बाकी होमोजीनियस वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, मैट्रिसेस के बारे में जितना भी जानकारी मेरे को आपको बताना था ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर। ये पूरा फॉर्मूला सीट आपका कवर हो चुका है, राइट, कुछ भी नहीं बचता है, राइट। एक आपका छोटा मोटा जो मिसलेनियस, अब जो हम एक क्लास करेंगे, है ना, उसमें हम जो मिसलेनियस टॉपिक आप जो भी बोलेंगे, राइट, जो भी आपका जेई मेंस का सिलेबस है उसमें भी अगर कुछ आ रहा है, राइट, तो मिसलेनियस टॉपिक्स में हम उसको कवर कर लेंगे, जैसे रैंक कैसे निकलता है, गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है, रो एकलन फॉर्म क्या होता है, इस सब को भी हम ये सब उसमें हम कवर कर लेंगे, राइट। ओके, बाकी इतना तो आपको नहीं पूछेगा आइगन वैल्यूज वगैरह, ठीक है। अब मैं वो वाला क्लास में आप देखता हूँ कि कितना मैं आपको बता पाता हूँ, राइट। मिसलेनियस वाले में हम जो बाकी और भी बचता है ना उसको हम कवर कर लेंगे, और ये सब चीज़, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो, चीज़ें क्लियर हुई हो, ऑलराइट। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, शॉर्ट ही रखते हैं, ताकि आप इसको कवर कर लें और फिर हम आज के क्लास से स्टार्ट करें प्रॉपर्ली विथ ऑल दैट नॉलेज। ओके, सो अगेन यस, आई विल टेक यू लीव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।